हाँ, देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए फिर न्यू क्वेश्चंस के साथ हम आए। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, लक्षणों की वंशागत के नियम जो आपने नियम पढ़े उनमें मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या करना। तो आप देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग 1856 से 1863 आधुनिक अनुवांशिकी की आधारशिला है। उन्होंने लक्षणों की वंशागति के लिए प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, 3 नियम हमने आपको बताया था। क्या क्या था? पहला था मेंडल्स लॉ में, देखिए शॉर्ट में मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा क्या था? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। और तीसरा क्या था बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब पहला क्या है? प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम, और तीसरा क्या है आपका? स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आराम से आपको लिखा गया है। यहाँ देखिए कि उन्होंने लक्षणों की वंशागति के लिए प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम प्रतिपादित किए, जो ये सिद्ध करते हैं कि लक्षण मिश्रित न होकर जीन, जीन जो होता है, जीन कारक के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और पूर्व अनुमानित अनुवांशिक अनुपात 3:1। ये क्या था? 3:1 क्या था? मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड। और ये क्या था बेटा? डाई हाइब्रिड। क्या था? डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड मतलब एक संकर। ये क्या था? एक संकर, एक संकर। और ये क्या था? द्विसंकर, द्विसंकर। यही तो आपने पढ़ा, एक संकर और द्विसंकर, डाई हाइब्रिड। तो संकरण भी इसको कह सकते हैं, एक संकरण और द्विसंकरण। ठीक है, यहां पर देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग आधुनिक अनुवांशिकी की आधारशिला है, बिल्कुल आधुनिक अनुवांशिकी का आधारशिला। और उन्होंने लक्षणों की वंशागति के लिए प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, और स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम प्रतिपादित किए, जो ये सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं कि लक्षण मिश्रित न होकर जीन के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। ये हमने पहले भी बता दिया कि मेंडल के नियम के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अल्टरनेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं? जीन के द्वारा जाते हैं, वो जीन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। और पूर्व अनुमानित आनुवंशिकी अनुपात जो है मोनोहाइब्रिड में 3:1 या 9:3:3:1 का पालन करते हैं। ये हमेशा इसको आप जानिएगा। फिर मेंडल के प्रयोगों के महत्व, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे आपको लिखना है। मेंडल के प्रयोगों के महत्व, देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया, मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या। इतना लिखने के बाद में आपको ये लिखना, पहला, आनुवांशिक इकाइयों जीन की खोज। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाइड करेंगे, इस चीज को इधर से मात्रा है, ये थोड़ा हटा देंगे। ठीक है, हटा के देंगे, इसको हम ही हटा देते हैं, एक मिनट, डिलीट हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये हम कर दे रहे हैं। जीन की खोज है, ठीक है, यहाँ पे जीन की खोज, ये हेडिंग होगा। ठीक, तो मेंडल ने स्पष्ट किया कि लक्षण माता पिता से बच्चों में अलग अलग इकाइयों, जिसे उन्होंने कारक या फैक्टर कहा, के रूप में जाते हैं, ना कि तरल पदार्थ की तरह मिलकर। ये आप जानिएगा, आनुवांशिक इकाइयों जीन की खोज जो की गई, वो मेंडल ने क्लियर किया
कि जो ट्रेट होते हैं, लक्षण का मतलब क्या होता है यहाँ, ट्रेट, TRAIT, ट्रेट माने लक्षण, माता पिता से बच्चों में अलग अलग इकाइयों के रूप में जाते हैं, ना कि तरल पदार्थ के रूप में, ठीक है, ये आप जानिएगा। और दूसरा है प्रिडिक्टिव पावर, मतलब पूर्वानुमान क्षमता, उनके नियमों ने यह गणितीय रूप से सिद्ध किया कि आने वाली संतानों में लक्षणों के प्रकट होने की संभावना है, जिससे आनुवंशिकता का एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला, ये भी आप जानिएगा, ठीक है। ये चीज आप जानिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो इसमें भी प्रयोगों से पता चला कि पहली पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखते हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया था कैपिटल टी का जब क्रॉस स्मॉल टी से कराया गया तो गेमिट क्या मिला हमको, कैपिटल टी, और यहाँ से गेमिट क्या मिला, स्मॉल टी, और इन दोनों से क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 100% क्या हुए, 100% लंबा पौधा हुआ, लंबा, ठीक है। लेकिन ये प्योर नहीं थे, ये हाइब्रिड थे, हाइब्रिड, ठीक है। लेकिन होता क्या है, प्रभावी और प्रभावी में, F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण छिपे रहते हैं और दूसरी पीढ़ी F2 में पुनः प्रकट हो जाते हैं। जब इसका सेल्फिंग किया गया तो देखा गया कि जो है क्या हुआ कि लंबे दो, एक पौधा मिला, और जो हाइब्रिड थे दो मिले, और इस जो ड्वार्फ था वो एक मिला, पुनः वो द्वितीय पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड प्रास में इस चीज़ को आपने देखा, ठीक है। फिर है स्वतंत्र वर्गीकरण, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात यहाँ की गई। ये सिद्ध हुआ कि एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण की वंशागत से स्वतंत्र होती है यदि जीन अलग गुणसूत्र पर हों, जो विविधता का कारण है। ये भी बहुत बड़ा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कुछ करेक्टर यहाँ पे आप देखेंगे। फिर है प्रजनन और जैव तकनीकी में उपयोग, मेंडल के सिद्धांतों का उपयोग उन्नत और रोग प्रतिरोधी प्रजातियों, हाइब्रिडाइजेशन विकसित करने के लिए किया जाता है। ये भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, ठीक है। आनुवांशिकी रोगों के निदान के लिए ये नियम मनुष्यों में असाध्य या आनुवांशिक रोगों के पैटर्न को समझने और उनके निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही, और फिर कल हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।